तो सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं और देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित, ठीक है, राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था दिल्ली के में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व? बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजा, ठीक। तो राजा कर्ण सिंह हो गए, राजा नाहर सिंह हो गए, राजा सूरजभान हो गए और राजा सत्यपाल हो गए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजा नाहर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा नाहर सिंह हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी कि बी जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब राजा नाहर सिंह के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि राजा नाहर सिंह जो है बल्लभगढ़ रियासत के शासक थे। कहाँ के थे? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही क्लियर है। तो बल्लभगढ़ रियासत के क्या थे? वो शासक थे और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक थे, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के एक भरोसेमंद सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? तो आपके बहादुर शाह जफर के, बादशाह बहादुर शाह जफर जो थे उनके ये क्या थे? भरोसेमंद सहयोगी थे। उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा, कहाँ की सुरक्षा? दिल्ली की सुरक्षा और सुशासन की भी जिम्मेदारी थी, ठीक, उस संभाली, सैन्य चौकियां स्थापित की और हिडन व बादली की सराय की लड़ाई में क्या किया? ब्रिटिश हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या किया था? निभाया था, ठीक। उनकी वीरता के कारण अंग्रेज बल्लभगढ़ को पूर्वी लौह द्वार मानते थे। तो पूर्वी लौह द्वार अगर आपसे एग्जाम में पूछते तो क्या हो जाएगा? तो किनकी वीरता? तो आपकी वीरता किनकी हो जाएगी? तो ये जो आपके राजा हैं, ठीक है, यानी कि राजा नाहर सिंह की हो जाएगी, ठीक है। किनकी वीरता? राजा नाहर सिंह की। कहाँ के रियासत के शासक थे? तो ये आपके बल्लभगढ़ की रियासत के शासक थे। 1857 की जो आपकी स्वतंत्रता संग्राम है, तो 1857 की क्रांति होगा या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया, तो इसके ये प्रमुख नायक भी थे। 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी। दिल्ली का चांदनी चौक काफी फेमस जगह है। किसी की शादी हुई तो वहां शॉपिंग के लिए चले गए, अगर किसी को कोई दिल्ली गया तो दिल्ली जाने के बाद वो वहां पे चले गए घूमने के लिए, तो चांदनी चौक जो है ना दिल्ली का काफी फेमस जगह है। वहीं पे जो है राजा नाहर सिंह को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। कब? तो 9 जनवरी 1858 को, ठीक है। उसके बाद उनकी रियासत को जब्त कर लिया गया। हरियाणा में इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में इस दिन को क्या मनाया जाता है? बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल है आपका कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। श्री कृष्ण सिंह हो गए, श्री कृष्ण राय हो गए, श्री कनिष्क सिंह हो गए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो उपरोक्त में से कोई नहीं गलत हो गया, श्री कनिष्क सिंह गलत हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। श्री कृष्ण राय, क्योंकि कृष्ण तो थे ही आपके, और श्री कृष्ण सिंह, तो दूसरा वाला नहीं होगा, आपका पहला वाला हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह जो थे आपके वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लेंगे तो इसका एक्सप्रेशन में देखेंगे। ये आपके हो गए श्री कृष्ण सिंह ने 1946 में प्रांतीय चुनाव जीता और बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। क्या किया इन्होंने? तो 1946 में जो है इन्होंने प्रांतीय चुनाव को जीता और ये पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 1946 से 1961 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, ठीक है। कितने से कितने? तो 1946 से 1961 तक जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किया था। जैसे कि अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और ये 10वीं बार जो है इन्होंने इस बार शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद के लिए। तो आराम से आप जो है इस चीज को भी करंट के साथ रिलेट कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन जो है बड़े ही इजिली याद हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या है। तो पहला है कि भारतीय रेलवे के लिए टिक टिक, ठीक है, टिक 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 टिक
टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल। रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए और भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंधन। तो खान पान से रिलेटेड है ना, तो आपका 1 और 3 जो है वह आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन 3 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया था? पुनर्निर्माण आपसे पूछ रहा है किसने कराया था, तो शामसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने और बाबर ने। तो कुतुब मीनार बनवाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। उसके बाद जो है उसकी मरम्मत करवाई थी इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो FST ने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? ऑप्शन 2 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देख लेंगे हम किनके बारे में। अगर हम देखें, फिरोज कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, क्योंकि यह बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि इल्तुतमिश ने भी इसके निर्माण के दौरान इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी थी, और बाद में सिकंदर लोदी ने भी इसकी क्या की थी, मरम्मत करवाई थी। लेकिन पुनर्निर्माण की जब भी बात आए ना बच्चा, तो क्या रखना है आपको, कौन कराया था? FST ने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? देखो, ज्वार भाटा आता है किन स्थितियों में, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, और जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। तो जब सूर्य, यानी कि सूर्य, सन, चंद्रमा, मून और पृथ्वी यानी कि अर्थ है, एक सीधी रेखा में होते हैं ना, तब आपका क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 1 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ज्वार भाटा, ठीक है। हाई टाइड, लो टाइड, यानी कि ये आपका हो गया। अब देखो, ज्वार भाटा, ठीक, मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। किसके? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटी के कारण जो है आते हैं। ज्वार की ऊंचाई जो है ना, इन खगोलीय पिंडों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। खगोलीय पिंड जो है आपका, इसके सापेक्ष जो स्थिति पर क्या करती है, इसके स्थिति पे जो है यह निर्भर करती है। एक होता है आपका उच्च ज्वार, ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स, और एक होता है नीप टाइड्स, ठीक है, यानी कि निम्न ज्वार। तो उच्च ज्वार क्या होता है और निम्न ज्वार क्या होता है? तो उच्च ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं। इस स्थिति में क्या होता है आपका कि दोनों का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स जो है आपका एक बड़ा उभार पैदा करता है, जिससे बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार और बहुत नीचे भाटे आते हैं। यह स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान होती है। किस दिन होती है? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान होती है। अब अमावस्या क्या हो गया और पूर्णिमा क्या हो गया? अमावस्या में आपको चांद बिल्कुल नहीं दिखता, और पूर्णिमा में आपको पूरा का पूरा चांद दिखता है। निम्न ज्वार तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में, ठीक है, यानी कि राइट एंगल्स, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर देते हैं, जिससे सामान्य से कम ऊंचे ज्वार आते हैं। क्या होते हैं? सबसे मतलब सामान्य जो ज्वार भाटा आता है उससे कम ऊंचे ज्वार जो है वो आपके आते हैं। तो निम्न ज्वार हो गया, उच्च ज्वार हो गया, ज्वार भाटा हो गया। कैसे आते हैं, क्या आते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? जेनेवा में, रोम में, पेरिस में, या फिर न्यूयॉर्क में? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह मैनहट्टन में पूर्वी नदी के पास स्थित है, और 1951 में खुला था। कब खुला था ये? 1951 में खुला था, ठीक है। अगला सवाल कि ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे?
ताशकंद जो समझौता था आपका, इस पे कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1948 में, 1966 में, 1972 में या 1999 में? तो 1966 में जो है आपका ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1966 में। इसे बहुत लोग 1966 भी कहते हैं, ठीक है। ताशकंद, ठीक है ना, ताशकंद समझौता, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द ताशकंद एग्रीमेंट वाज अ पीस treaty signed on, यानी सिग्नेचर जनवरी 10, 1966 टू रिसॉल्व द इंडो पाकिस्तानी वार ऑफ 1975। यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो आपका युद्ध हुआ था 1965 में, तो जब भी कोई युद्ध होता था या कुछ भी ऐसा होता था तो एक हस्ताक्षर होता था। जैसे इरविन समझौता हो गया, सूरत अधिवेशन हुआ तो उसके बाद समझौता हो गया, पूना पैक्ट हो गया। तो इसी तरह से ये आपका ताशकंद समझौता था। तो 1965 में जो इंडो पाक वार हुआ था, इसलिए जनवरी 10 यानी 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता जो है यह आपका हुआ था, सिग्नेचर किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। क्लियर है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? पूंजीवाद की विशेषता जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उपकरण और साधन जिसके द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व में होता है, ठीक। देखो, यह प्रणाली सामंती व्यवसाय व्यवस्था के समान है। तो ऑप्शन 4 यानी कि डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। पूंजीवाद और सामंती व्यवस्था दो अलग अलग और ऐतिहासिक रूप से भिन्न आर्थिक प्रणालियां हैं। पूंजीवाद की जो विशेषताएं हैं ना, वो आधुनिक औद्योगिकी समाजों से जुड़ी है, जिसे निजी संपत्ति लाभ कमाने का उद्देश्य और मुक्त बाजार। और सामंती व्यवस्था जो है मध्यकालीन काल की एक प्रणाली थी, जो मुख्य रूप से भूमि स्वामित्व निष्ठा और जागीरदारी संबंधों पर क्या थी? आधारित थी। यूएनओ के चार्टर पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। जिनेवा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, उसके बाद है आपका डम्बर्टन ओक का सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 2 यानी कि बी, सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन, ठीक है। यह आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। 26 जून 1945, याद रखना। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने देशों के? तो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह चार्टर बाद में 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, जिसे हम अब संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? हस्ताक्षर कब हुआ? 26 जून 1945 को। लागू कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को। हम इसे किस दिवस के रूप में मनाते हैं अब? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस रूप में मनाते हैं। इस सम्मेलन में कितने देश, ठीक है, कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 50 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। अगला सवाल देखो, भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में है? किस राज्य संघ क्षेत्र में है? गुजरात में है, तमिलनाडु में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, या फिर आपका लक्षद्वीप में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ऑप्शन 3 है। तो अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड्स में भारत का सबसे बड़ा कौन सा कोरल रीफ एरिया है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ एरिया है। यहाँ हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के कोरल पाए जाते हैं, ठीक है। जहां रीफ स्ट्रक्चर लगभग 1800 से 1950 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए। क्लियर है? अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान जो है नहीं किया गया है? ठीक है, ज्वार महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात, मक्का कर्नाटक, गन्ना ओडिशा। तो गन्ना जो है ओडिशा, यह सही मिलान नहीं है आपका। तो ऑप्शन डी जो है यानी 4 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ज्वार जो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली गुजरात मूंगफली का है और मक्का कर्नाटक, ठीक है।
अब देखो यह मिलान गलत है क्योंकि उड़ीसा का प्रमुख उत्पादक, उड़ीसा जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो क्या है आपका यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। ठीक है, और जो आपके सारे विकल्प हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। अगला है कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? किस वर्ष? तो 1972 में। कब लागू हुआ? 1972 में जो है आपका यह लागू हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखो, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ। यह अधिनियम भारत में वन्य जीव, उनके आवास और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसकी सुरक्षा के लिए? तो जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जो है यह बनाया गया है। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल। स्थल मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कठोर ऊपरी परत है। इसमें पृथ्वी की भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल यानी कि अपर मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग शामिल है। लिथो शब्द का अर्थ चट्टानी होता है, इसकी ठोस प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, क्या करती है? लिथोस्फेयर जो है आपका, यानी कि स्थल मंडल को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह आपका स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। तो लिथोस का जो अर्थ हो गया यहाँ पे चट्टानी होता है, यानी चट्टान कोई क्या होता है आपका? कोई भी चीज ठोस होता है ना, इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वो ठोस है, इसलिए स्थल मंडल हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कठोर आप कह सकते हैं कि ऊपरी परत है। ठीक है, इसमें पृथ्वी की भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग है। क्लियर है? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? पछुआ पवन हो गया, लू हो गया, पूर्वी पवन हो गया, उसके बाद व्यापारिक पवनें हो गई। अब एक बात बताओ, पूर्वी पवन भी आपकी अस्थाई है, ठीक है, पछुआ पवन भी आपकी अस्थाई है। कहते हैं ना लोग पछुआ, बहुत जगह कहते हैं पछिया बह रहा है, बहुत जगह कहते हैं पूर्वा बह रहा है, यानी कि पूर्वी बह रही है। उसके बाद आपका हो गया व्यापारिक पवनें। तो इसमें से अस्थाई कौन सी पवन नहीं है? लू। और ये लू क्या होता है बच्चा? तो ये जो है आपका गर्मी के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब आप सुनते होंगे कि बाहर आदमी निकले और उन्हें लू लग गया, और जब लू लग जाता है तो आदमी चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं, या फिर घर आते हैं, उनको अगर लू लग गया तो उन्हें फीवर लग जाता है। तो यही आपका क्या होता है? लू। तो इसका जो है ये एक अस्थाई पवन नहीं है। ठीक है, लू जो है आपका एक अस्थाई पवन नहीं है, जो केवल गर्मियों के दौरान उत्तरी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में चलती है। यह एक मौसमी या अस्थाई घटना है। ठीक है, और अस्थाई पवने जिन्हें ग्रह्य पवने भी कहा जाता है, वे हैं जो पूरे वर्ष लगातार एक विशेष दिशा में चलती रहती है। क्लियर है? अगला है कि उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? उम्मीदवार के चुनाव का जो परिणाम है उसकी घोषणा कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, या फिर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो निर्वाचन अधिकारी। कौन करता है? निर्वाचन अधिकारी करता है। तो ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो निर्वाचन अधिकारी वह मुख्य अधिकारी होता है जो किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ये सब आपका मतगणना जो आपका हुआ था इस बार चुनाव, मतगणना से रिलेटेड। ठीक है, काल बैसाखी डैश में चलती है। काल बैसाखी जो है आपकी डैश में चलती है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल में जो है आपकी ये काल बैसाखी चलती है। तो ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ये है आपका काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में चलती है। यह एक स्थानीय तूफान है जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च से मई के दौरान जो है आता है। किस महीने में? तो मार्च से मई के दौरान जो है आपका यह आता है। क्लियर है?
चलो अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह कौन थे? मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या अमर्त्य सेन? क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला सवाल कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस चीज में? तो साहित्य के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? क्या है क्वेश्चन आपका कि स्थानीय पवन कहां पे? तो सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। तो सहारा रेगिस्तान में क्या हो जाएगा? पेम्पेरो हो जाएगा, मिस्ट्राल हो जाएगा, हरमंटन हो जाएगा, या फिर बोरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हरमंटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरमंटन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्या? एक शुष्क धूल भरी व्यापारिक हवा है जो सहारा रेगिस्तान से पश्चिम अफ्रीका की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम अफ्रीका की ओर बहती है। गिनी के तटीय क्षेत्रों में इसे डॉक्टर वायु यानी डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह वहां के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती है और स्वास्थ्यप्रद बनाती है। ठीक है, अगला देखो, कीव कहाँ की राजधानी है? कीव जो है आपकी यह कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की, स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की, या फिर स्पेन की? तो यूक्रेन की है। कहाँ की? यूक्रेन की जो है आपकी राजधानी क्या हो गई? कीव हो गई। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी जो है वर्न है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहीं पे आपका यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, और यह सबसे बड़ा शहर है। क्या है? यह जो है आपका सबसे बड़ा शहर है। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए? 6, 5, 2, 3। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे आपका बिहार दरोगा का ये डबल स्टार बैच है सिर्फ 99 में। ये आपका टेस्ट सीरीज है 99 में। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहां से लिया गया है? आप जो भारत सरकार का जो सिक्का है उस पे देखेंगे तो शेर का चिन्ह है। तो यह जो चिन्ह है कहां से लिया गया है? देखो क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका सारनाथ के स्तंभ से, सांची के स्तूप से, लौरियानंदगढ़ के स्तंभ से, या फिर अमरावती के स्तूप से। तो किससे लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से। किससे? सारनाथ के स्तंभ से। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। यह चिन्ह सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। सिंह स्तंभ। ठीक है, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। क्या हो जाएगा? द लायन कैपिटल ऑफ अशोका की एक क्या है? प्रतिकृति है, जिसे 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को जो है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। किसके रूप में? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है इस चिन्ह को अपनाया गया था। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? नदी घाटी परियोजना जो है यह कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, आगे है आपका कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह परियोजना जो है सतलुज नदी पर स्थित है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक संयुक्त क्या करता है? उपक्रम है। अगला सवाल है कि बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से था? सिंध से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, या फिर बंगाल से? तो बाबा फरीद है ना, पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल देखो, बाबा फरीद का पूरा नाम देखें तो ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज सककर एक महान सूफी संत है। उनका संबंध मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र से था और उनकी जो दरगाह है ना, मजार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के
पाकपट्टन में स्थित है। कहां पे है इनकी मजार? पाकपट्टन। कहां है यह? पंजाब प्रांत। किस पंजाब में? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। बाबा फरीद को जो है पंजाबी भाषा का पहला प्रमुख कवि भी माना जाता है और उनकी रचनाओं, श्लोकों को सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है। तो सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या हो गया आपका? श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और इसमें जो है बाबा फरीद के जो है रचनाकार श्लोकों को जो है उसमें भी स्थान दिया गया है। तो क्लियर है यहां तक? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतपुरा को, विंध्य श्रेणी को पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तो पश्चिमी घाट को। ठीक है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। सह्याद्री पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व के लिए जानी जाती है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वी कुरियन, के.एन. बहल और इनमें से कोई नहीं। तो वी कुरियन को जो है आपका श्वेत क्रांति के नाम से, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन माना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, नामक दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास का कार्यक्रम का नेतृत्व किया था, जिसने भारत को दूध की कमी झेल रहे देश से दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। यानी भारत जो दूध की कमी से झेल रहा था, तो इन्होंने क्या किया? भारत को क्या किया? दूध उत्पादक देश बना दिया। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश किसने बनाया? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1936 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस द्वारा समाजवाद को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में। इस सत्र की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट रूप से कांग्रेसियों से समाजवाद को अपनाने और पूंजीवाद को समाप्त करने का आग्रह किया था। ठीक है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानूनों का अंतिम व्याख्याकार है, जिससे यह संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम अधिकार बन जाता है। यह न्याय का संरक्षक भी माना जाता है। वेदों की ओर वापस लौटो, यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक। तो क्या है आपका? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की ओर वापस लौटो। ठीक है, वेदों की ओर वापस लौटो। ठीक है, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका मानना था कि वेद ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत है और भारतीय समाज में फैली कुरीतियों जैसे कि छुआछूत, मूर्ति पूजा को दूर करने का रास्ता वेदों में ही है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय सरकार। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन सी जो है आपका इसका यानी 3 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी क्या होता है? राज्य चुनाव आयोग की होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1922 के तहत किया गया था। ठीक है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर? तो राजगृह यानी कि जो अभी क्या है आपका राजगीर है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बिहार के राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन राजगृह में
सप्तकर्णी गुफा, कौन सी गुफा? सप्तकर्णी गुफा में राजा अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप नामक भिक्षु ने की थी और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं यानी सूत्र और विनय यानी कि मठभाषी अनुशासन के नियम का संकल्पन जो है वह, ठीक है। पहला सवाल है कि उत्तर हरिवंशम अमुक्त माल्यद वसुचरित्रम किस भाषा के ग्रंथ हैं? अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उत्तर हरिवंशम जो है वह किस भाषा का क्या है, आपका ग्रंथ है, ठीक है। तो कन्नड़ में है, तमिल में है, मलयालम में है या फिर तेलुगु में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह तेलुगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। व्याख्या देखेंगे तो ये तीनों काव्य रचनाएं तेलुगु साहित्य की प्राचीन परंपरा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तो देखो, उत्तर हरिवंशम, अमुक्त माल्यद और वसुचरित्रम, ये तीनों जो है आपको वो किसको दर्शाती है? तो तेलुगु साहित्य को दर्शाती है, यानी कि तेलुगु साहित्य की जो प्राचीन परंपरा थी उसको दर्शाती है और शास्त्रीय महत्व को रखती है। ठीक है, क्या रखती है? शास्त्रीय महत्व रखती है। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे तो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये है आपका कि निम्न में से कौन सा युगल संघ शासित प्रदेश का है? युगल जो संघ है वह कौन सा है, मतलब इस चारों में से जो है आपका इसमें कौन सा संघ शासित प्रदेशों का है? तब देखो, मिजोरम, लक्षद्वीप, ठीक। तो मिजोरम आपका राज्य हो गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये भी नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, तो नागालैंड राज्य हो गया। लेकिन लद्दाख और पुदुचेरी को हम देखें तो यह आपका क्या है? संघ शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी यानी कि 3 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। दोनों वर्तमान में क्या है आपके? तो संघ शासित प्रदेश हैं। और ये तीनों विकल्पों में अगर हम देखें ए बी सी यानी 1 2 और 4, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि सब में राज्य दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है संघ शासित प्रदेश। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3 यानी सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि गल्फ स्ट्रीम खाड़ी धारा यानी किस महासागर की धारा है? ये गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वह किस महासागर की धारा है? ठीक है, ऑप्शन है आपका उत्तर अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, या फिर आपका अरब सागर, या फिर आपका दक्षिण प्रशांत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन ए, 1 नंबर जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। यह गर्म धारा उत्तरी अटलांटिक में अमेरिका के पूर्वी तट से यूरोप तक जाती है। ठीक है, मतलब आप जान लिए कि ये गल्फ स्ट्रीम जो धारा है यह आपका क्या है? गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक जाती है? तो यह जो है अटलांटिक में अमेरिका के पूर्वी तट से, कहां से? अमेरिका के पूर्वी तट से, ठीक है, यूरोप तक जाती है। और यूरोप की जो जलवायु को क्या करती है? नरम बनाती है। क्या बनाती है? यूरोप की जलवायु को नरम बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला सवाल है आपका कि भारत विभाजन से जुड़ी माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? भारत विभाजन से जो जुड़ी माउंटबेटन योजना है यह कब घोषित हुई? 3 जून 1947 को, 14 जून 1947 को, 31 मार्च 1947 को, 20 फरवरी 1947 को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 3 जून 1947 को। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन 1 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। व्याख्या देखेंगे तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की योजना की घोषणा की, जिससे भारत और पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया और तारीख तय हुई। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो 3 जून योजना भी कहा जाता है। 3 जून योजना भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। याद रखना, अगर वहां पे दे दे 3 जून योजना जो है जुड़ी हुई है तो ईयर बताएं किससे जुड़ी हुई है? तो माउंटबेटन योजना से। ईयर बताने के लिए बोलो तो 1947 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन है आपका
ये अगले क्वेश्चन को देखने से पहले देखेंगे, ये आपका बिहार दरोगा का बैच है, सिर्फ 99 में। ये बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज है विथ एक्सप्लेनेशन, सिर्फ 99 में। अब है हिंदू विवाह जो भी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी कि पहले जो होता था आपका, सबसे कम उम्र में जो है लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो वहीं पे अगर लड़कियां मर जाती थी किसी वजह से या डेथ हो जाता था, तो लड़के जो है दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जो है आपको उस टाइम गलत माना जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ कि जिनके हस्बैंड मर जाए वो भी फिर से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, फिर से शादी कर सकते हैं, तो इसलिए इसे पुनर्विवाह कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलन ब्रो, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, लॉर्ड कैनिंग। 1856 में, कब, 1856 में, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय, किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय यह अधिनियम लागू हुआ जिससे हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। कानूनी मान्यता जो है 1856 में जो है मिल गई। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत की किस झील को तैरता हुआ द्वीप झील कहा जाता है। तैरता हुआ द्वीप झील कहा जाता है किसे, लोकटक झील को, पुलिकट झील को, चिल्का झील को, या फिर क्या है आपका कोल्लेरू झील को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकटक झील। ठीक है, अब जैसो देखो तैरता हुआ द्वीप झील, अब तैरता हुआ है तो इसे लोग देखने जाएंगे, तो पब्लिक जाएंगे देखने, तो हम क्या कहते हैं, लोक, ठीक, लोग हो गया। तो लोकटक झील आप याद रखोगे कि तैरता हुआ द्वीप झील कहा जाता है भारत के किस झील को, तो लोकटक झील को। ये मणिपुर के की लोकटक झील में है। ठीक है, फुमडी नामक जैविक द्वीप तैरते रहते हैं जिसमें यह अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र जो है बना है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है आपका कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। किस शहर को, उदयपुर को, मुन्नार को, इंदौर को, या फिर जयपुर को। तो किसे कहा जाता है, पिंक सिटी, गुलाबी शहर, जयपुर को कहा जाता है। ठीक, जयपुर में अभी भी आप जाइएगा तो वहां पे देखिएगा कि गुलाबी रंग से आप देखोगे, अभी तो मतलब ईट से घर बने होते हैं तो फिर भी गुलाबी रंग से ही पेंट किए हुए, उस टाइम गुलाबी पत्थरों से बनाया गया था और उसमें छोटे छोटे झरोखे हुआ करते थे, और उस झरोखे से, झरोखे मतलब कि खिड़कियां होती थी, यानी विंडो होता था, जिससे मतलब घर की जो महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, वो उस विंडो से जो है बाहरी दुनिया को देखती थी। छोटे छोटे जो आप देखोगे तो विंडो टाइप में बना होता है अभी भी वहां पे। तो राइट आंसर तो इसका जयपुर हो गया। और व्याख्या देखेंगे तो जयपुर की इमारतीय ढांचों को गुलाबी पत्थरों से बनाया गया, इसलिए इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अगला सवाल है कि वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है। वायु की गति को क्या करने के लिए, रोकने के लिए लगाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, अंतरा सस्यन। ठीक है, उसके बाद है आपका शेल्टर बेल्ट्स यानी रक्षक मेखला, पट्टीदार रोपण, या फिर समोच्च रोपण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। शेल्टर बेल्ट्स या रक्षक मेखला वायु वेग घटाकर मिट्टी को स्थिर रखती है और खेती की रक्षा करती है। क्या करती है, इसका काम है कि मिट्टी को स्थिर रखना और क्या करती है, खेतों की रक्षा करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है। मानसूनी क्षेत्र जो है इसमें से कौन सा नहीं है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र, गिनी तट क्षेत्र, या फिर उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। पश्चिमी यूरोप में जो है समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है, यहाँ वर्षा जो है मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभों से होती, मानसून से नहीं। ठीक है, किससे होती है,
पश्चिमी विक्षोभों से होती है, मानसून से नहीं होती है। क्लियर है? चलो अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया या फिर आंध्र प्रदेश हो गया। तो केरल का है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है यह आपका? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। यह नृत्य केरल की लोक देवी मोहिनी की कथाओं पर आधारित है और लयबद्ध कोमल चालों की विशेषता रखता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। डैश जो है आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। डैश लावनी, भांगड़ा, सतीरिया या फिर चिराव। तो क्या हो जाएगा? सतीरिया। क्या हो जाएगा? सतीरिया। तो ऑप्शन सी यानी 3 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। सतीरिया नृत्य वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा और 15वीं सदी से शास्त्रीय परंपरा का हिस्सा है, जो आज असम की क्या है? पहचान है। क्या है? असम की पहचान है। अगला सवाल है कि होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की? होमी जहांगीर भाभा कब की थी स्थापना? 1955 में, 1944 में या फिर 1964 या फिर 1984? तो 1944 में जो है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन 2। 1944 में भाभा ने परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण संभावनाओं को रेखांकित किया और बाद में भारत का परमाणु कार्यक्रम क्या किया? आरंभ किया। ठीक है, अगला सवाल है कि सोनो रन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर मोरक्को? कहां पे यह स्थित है? तो अमेरिका में। कहां स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। यह उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया से लेकर मैक्सिको तक फैला है और विशिष्ट सागरों कैक्टस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कैक्टस के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। कैक्टस जिसे हम आप देखते होंगे कि आजकल के लोग फैशन में घर में लगाते हैं, जिसमें कांटा होती है, ये रही आपकी कैक्टस। क्लियर है? अगला सवाल देखो। मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा के बिहार के विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? पाकिस्तान दिवस 19 अप्रैल 1940 को, 23 मार्च 1940 को, 13 अप्रैल 1940 को या फिर 14 अप्रैल 1940 को? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 19 अप्रैल 1940 को। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। 19 अप्रैल 1940 को बिहार में विशाल जुलूस व सभाएं हुई, जिससे द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन समर्थन मिला। क्या मिला? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को जन समर्थन मिला। निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की स्थिति को प्रभावित नहीं करता? वनों से निकटता, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजारों तक पहुंच और जल की उपलब्धता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वनों से निकटता। क्या हो जाएगा? वनों से निकटता। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। वन निकटता आमतौर पर औद्योगिक स्थान का निर्धारण नहीं करती, जबकि शेष 3 जो कारक हैं वो प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, बाजारों तक पहुंच और जल की उपलब्धता। ठीक है, अगला सवाल यहां भी दिया, देखो। रॉ मटेरियल, मार्केट, फॉरेस्ट और वाटर। अगला सवाल है आपका, बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? गैर कांग्रेसी नेता महामाया प्रसाद सिन्हा, लालू प्रसाद यादव, कृष्ण वल्लभ सहाय या फिर भोला पासवान शास्त्री? तो कौन हो जाएंगे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के इसका राइट आंसर हो गया। 1967 में, कब? 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा ने जनसंघ के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गैर कांग्रेसी सरकार की शुरुआत की। बगदाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की, कुवैत की, इराक की, अफगानिस्तान की? तो बगदाद जो है ना वह इराक की राजधानी है। ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। किसकी राजधानी है? इराक की।
इराक की राजधानी बगदाद दजला और फुरात नदियों के किनारे स्थित है और ऐतिहासिक रूप से इसे इस्लामी सभ्यता का केंद्र माना जाता है। किसका केंद्र? इस्लामी सभ्यता का केंद्र माना जाता है। देश में पांचवी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, योजना आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। संवैधानिक प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी योजना को अंतिम मंजूरी देती है, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विकास योजना में क्या है? व्यापक सहमति हो। क्या हो? व्यापक सहमति हो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां जो है आपकी और उनका क्षेत्र सही सुमेलित है? पटकाई पहाड़ियां पश्चिम घाट, मिजो पहाड़ियां पूर्वी घाट, सेवराय पहाड़ियां पश्चिमी घाट, जाबरी पहाड़ियों पूर्वी घाट। तो सही पूछ रहा है तो पटकाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, जाबरी पहाड़ियां तमिलनाडु में पूर्वी घाट श्रेणी का भाग है, जबकि पटकाई पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में और सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। परंतु क्या है कि क्षेत्र जो है जोड़ के साथ दिए गए, इसलिए केवल विकल्प जाबरी पहाड़ियां पूर्वी घाट। क्या हो जाएगा? जाबरी पहाड़ियां पूर्वी घाट। पटकाई पहाड़ियां जो है आपकी पश्चिमी घाट, ये आपका सही। ठीक है, कि गुप्तोत्तर काल, ठीक है, में आयात की प्रमुख मद डैश थी। क्या थी? चमड़े की वस्तुएं, घोड़े, औषधियां या फिर रेशम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? घोड़े। क्या हो जाएगा? घोड़े जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आयात की क्या थी, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड्स में जो है आयात की यानी इंपोर्ट करने का जो आइटम था, यानी कि क्या था आपका मेन आइटम था, जो मतलब कि जाता था आयात होके प्रमुख पद मद, तो क्या हो जाएगा? किससे जाता था आपका? घोड़े से। किससे? घोड़े से जाता था। तो ऑप्शन 2 ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में भारत को उत्तर पश्चिम से उच्च कोटि के युद्ध घोड़े आयात करने पड़ते थे। उच्च कोटि के घोड़े जो थे वो क्या करने पड़ते थे आपके? आयात करने पड़ते थे, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट करना पड़ता था युद्ध के लिए, युद्ध घोड़े को। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित महाद्वीपों का उनके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम है क्या? ठीक है, अब देखो क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। ऑप्शन है आपका अंटार्कटिका यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और उत्तरी अमेरिका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका यूरोप। पहले को क्या होगा? यूरोप। किस क्रम में बोल रहा है? आरोही क्रम में। फिर अंटार्कटिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन 2 जो है आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्रम में यूरोप 10 मिलियन किलोमीटर, अंटार्कटिका 14, दक्षिणी अमेरिका 18, उत्तरी अमेरिका 24। क्लियर है आपका? आगे है आपका कि किस दशक को विउपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है? विउपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है किस दशक को? 1970 का को कहा जाता है, 1960 को कहा जाता है, या फिर 1950 को, या फिर 1980 को? तो 1950 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 1950 को, 1950 को जो है आपका क्या कहा जाता है? विउपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है। ठीक है,
अगला है आपका कि 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। जफर को डैश गिरफ्तार किया था, ठीक है, विलियम हडसन द्वारा, जॉन निकोलसन द्वारा, सर ह्यूरोज द्वारा या फिर कॉलिन कैंपबेल द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? विलियम हडसन द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। लेफ्टिनेंट विलियम हडसन ने हुमायूं के मकबरा परिसर से बहादुर शाह को गिरफ्तार किया था। कहां से? तो हुमायूं का मकबरा कहां है? कमेंट करके बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहां है। ठीक है, बहादुर शाह को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? इनमें से कौन सी जो है आपकी खरीफ की फसलें हैं? ठीक है, तो कपास, मूंगफली और चावल जो हैं आपके, ये क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। गेहूं रबी है, शेष 3 क्या है? वर्षा ऋतु यानी खरीफ में उगाई जाती है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का 9वां मौलिक कर्तव्य है? 9वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है नागरिकों का? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, वैज्ञानिक सोच, ठीक है, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया 51 के के तहत। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार के साथ करता है, श्रीलंका के साथ नहीं करता है। 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर होने हैं? कितने समय के भीतर जो है उसका चुनाव हो जाएगा? 1 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष या 6 महीने? क्या हो जाएगा? 6 मंथ। कितने मंथ? 6 मंथ के भीतर जो है, अंदर जो है आपका ये चुनाव हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां डैश नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर ताप्ती? क्या है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर ताप्ती? तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। ठीक है, क्लियर है? निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी? खालसा संस्था की स्थापना की थी गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, बैसाखी के दिन 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? कौन सा क्या है आपका? धात्विक खनिज। बॉक्साइट, अभ्रक, पोटास या फिर सैंडस्टोन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम अयस्क है और एक धात्विक खनिज। ठीक है, और शेष जो है वो अधातु है। किस प्रकार की फसल जो है आपका नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? रेशेदार फसलें, तेल के बीज, बाजरा या फिर दाल? बाजरा या फिर दाल? तो क्या हो जाएगा आपका? दाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। दालें यानी कि फलियां राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करती है।
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो कहाँ पे किया गया था ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। सैन फ्रांसिस्को में, फ्रैंकफर्ट में, रियो डी जेनेरियो में या फिर काराकास में। तो कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, आगे है आपका कि बिहार दरोगा का ये बैच है डबल स्टार 99 में, ये आपका टेस्ट सीरीज है 99 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 यानी 1992 का एजेंडा 21 किस से संबंधित है? ओजोन परत का संरक्षण, पर्यावरण, शिक्षा, सतत विकास, प्रदूषक भुगतान या सिद्धांत। क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? तो सतत विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतत विकास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देखें। आगे है कि एजेंडा 21 का एक 700 पृष्ठीय दस्तावेज है जिसमें वैश्विक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोड मैप है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143, मतलब कि आर्टिकल 127, आर्टिकल 130, आर्टिकल 152। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? आर्टिकल 127 यानी कि अनुच्छेद 127। ठीक है, आर्टिकल 127 सीजेआई को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति देता है। इनमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है ना, तो देखो अब यहाँ पे आ गया आपका कथक, कुचिपुड़ी, गरबा, ओडिसी। तो क्या हो जाएगा आपका? गरबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काल वैसाखी वर्षा अनुकूल है? गेहूं और धान, गेहूं और बाजरा, जूट और चाय, धान और बाजरा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जूट और चाय। क्या हो जाएगा? जूट और चाय। तो ऑप्शन 3 आपका इसका राइट आंसर हो गया। पश्चिम बंगाल, असम में अप्रैल मई के ये तीव्र वर्षाएं, ठीक है, जूट व चाय के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। मौर्य काल के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस शिलालेख में सत्यपुत्रों का उल्लेख है? सत्यपुत्रों का उल्लेख है। शिलालेख 2, शिलालेख 8, लघु स्तंभ लेख 8, लघु शिलालेख 1 और मंदिर अभिलेख 7। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? शिलालेख द्वितीय यानी कि 2 जो है आपका इसका, यानी ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अशोक के इस प्रमुख शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र यानी सत्यपुत्र आदि का उल्लेख है। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है, अब पश्चिम बंगाल के का जो शोक कहा जाता है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं या फिर दामोदर? तो क्या हो जाएगा इसका? दामोदर नदी। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी यानी ऑप्शन 4 आपका इसका राइट आंसर है। बाढ़ और कटाव के कारण दामोदर को सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है और सौर ऑफ बिहार कौन सा हो गया आपका? कोसी नदी। हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अनाहिता अरोरा, भवानी देवी और दिव्या कृति सिंह। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दिव्या कृति सिंह। क्या हो जाएगा? दिव्या कृति सिंह। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति से अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। शिखर पर्वत श्रृंखला का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, K2 हिमालय, अनाईमुरी पूर्वी घाट, ना तो 1 और ना ही 2, और 1 और 2 दोनों, केवल 2 और केवल 1। तो क्या होगा आपका इसका राइट आंसर? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। K2 काराकोरम में, अनाईमुरी पश्चिम घाट, केवल 2 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासन में आरंभ हुई।
ठीक है, किसने किया था? हुमायूं, 1540 में। वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है? ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है समताप मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल, मध्य मंडल। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आगे है, क्या है? 100 से 400 किलोमीटर ऊंचाई का आयन मंडल की चुंबकीय कणों के टकराने से बनता है। डैश के कारण भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। मुख्यतः क्या है? उष्णकटिबंधीय है। तो उत्तर हिमालय की स्थिति। नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? जिनेवा में, स्कॉटहोम में, मनीला में या फिर न्यूयॉर्क में? कहां किया जाता है? स्कॉटहोम में। कहां पे? स्कॉटहोम में। भारत की पहली बोलती फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, सिकंदर, शहीद। क्या हो जाएगा? आलम आरा। क्या हो जाएगा? आलम आरा जो है पहली बोलती हुई फिल्म थी। और ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इट्स योर वर्ल्ड। यह तुम्हारी दुनिया है। यह क्या है? तुम्हारी दुनिया है। ऑप्शन ए। डैश उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा। तो क्या होगा? ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? 243 के बी के अनुसार ग्राम सभा गांव की मूल इकाई है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? तो क्या हो जाएगा आपका? अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन। ऑप्शन 4। ठीक है। भोजन का अधिकार को किस वर्ष में मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? 1948, 1947, 1950 या फिर 1946? तो 1948। ठीक है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा की धारा 25 से 1948 में भोजन को मूलभूत अधिकार माना। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? कन्नौज और प्रयाग, प्रयाग और थानेश्वर, थानेश्वर और वल्लभ जी, और वल्लभ जी और प्रयाग। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? कन्नौज और प्रयाग। क्या हो जाएगा? कन्नौज और प्रयाग। अगला सब है कि 643 ईस्वी में कन्नौज बौद्ध संसद और प्रयाग में 6 वर्ष बाद विशाल दान महोत्सव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, और उसके बाद क्या है? नसीरुद्दीन महमूद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद जो है ऐबक ने मामलुक गुलाम राजवंश की स्लेव डायनेस्टी की नींव को रखी थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित में से भारत में ककार की उमस का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग पवने, गर्म और शुष्क मौसम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन 2 जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। 35 डिग्री सेल्सियस के पार व आर्द्रता 70% से ऊपर हो तो असहनीय उमस, ठीक है, वार ह्यूमिडिटी बनती है। ह्यूमिडिटी। भारतीय समाज की जाति स्तरीकरण की उत्पत्ति डैश प्रणाली से हुई थी? गौथिक, चतुर्वर्ण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? चतुर्वर्ण। ठीक है।
वैदिक कालीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्गीकरण ने आगे चलकर जाति व्यवस्था को जन्म दिया। ये आपका बिहार दरोगा का बैच है, सिर्फ 99 में बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज है 99 में। भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं? 6, 7, 3, 8। तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 जो है आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, विशेष प्राधिकरण प्लस अन्य 5 अन्य, कुल 8 प्रकार। 104 क्वेश्चन नंबर है आपका। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं, मनुष्य एवं पहाड़, पादप एवं जंतु, पेड़ एवं कवक, जैविक एवं अजैविक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जैविक एवं अजैविक। ऑप्शन 4 आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए जो है आपका 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है? ब्रिटिश संविधान, श्रीलंका के संविधान, आयरिश संविधान या स्पेनिश संविधान? तो क्या होगा? ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला है आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस वर्ष में स्थापित किया गया? किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1969 में। कब? 1969 में। 2 अमेरिकी रिएक्टर 1969 में चालू हुए।